Hello students, welcome to my channel, that is Study Time by Komal Goyal. Students, in previous classes we were discussing about organizing function, fine, and this is the second function given by Henry Fayol in management, right? And इसमें हम क्या कर रहे थे organizing में? Yesterday we have discussed the introduction of organizing, we have discussed the process of organizing also, and we were talking about one definition also. That was given by Henry Fayol. Fine. चलिए अब आज की क्लास में मैंने आपको बताया है मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ सो दैट आपको एक बार में देखने में उसको बहुत ज्यादा आपका टाइम स्पेंड ना हो, ठीक है। एक एक टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं। तो इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जो कल की क्लास से ही रिलेट करती है। अगर आप आज की क्लास देखें तो प्लीज पहले कल की क्लास देखिएगा, ऑर्गेनाइजिंग की फर्स्ट वीडियो, उसके बाद आप सेकंड देखिएगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फाइन। एंड सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इसके टाइप्स भी होते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट आज हम हल्का सा इसमें से इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे और थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे कौन सा फंक्शन हमारा, कौन सा स्ट्रक्चर हमारा कौन सा फंक्शन के लिए होता है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडे क्लास। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बेटा आपकी बुक में ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस एक सीरियल में दी है, ठीक है, उसी सीरियल में मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन आपको पता है कि ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस हम आगे पीछे भी आराम से कर सकते हैं। तो मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगी इस हिसाब से जो आपको याद रहे और आपको चीजें रटनी ना पड़े और आपकी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक को बन जाए। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा दूसरा पॉइंट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। इन यस्टरडे क्लासेस वी वर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट if we are performing the function of organizing in the organization, so ultimately authority and responsibility का हम देख पाते हैं कि उनका क्या लेवल है, जिसमें हमने बोला कि बेसिकली हमने कल प्रोसेस की भी डिस्कस किया था, जहां पे हमने बात की थी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमारा एस्टैब्लिश करता है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप। इट मीन्स आपकी जो एक लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से हम ये इंपॉर्टेंस बोलते हैं कि ड्यू टू यूजिंग ऑफ या ड्यू टू परफॉर्मिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन व्हाट वी कैन डू, इट कैन क्लैरिफाई द वर्किंग रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट काइंड ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। फाइन, तो ये अगर क्लियर हो जाएगी, क्लैरिफाई हो जाएगी, सो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप आपका पता है आपको कि रिलेशनशिप क्लियर है, ठीक है, अथॉरिटी एंड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बेसिकली जो आपका ये वर्किंग है वो अच्छे से क्लैरिफाई हो रखी है, तो आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्यों होगा? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, तो आपका वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली रन करेगा, जिसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। कौन से रिसोर्सेज होंगे बेटा? यहाँ पे होंगे फिजिकल, यहाँ पे होंगे फाइनेंशियल एंड यहाँ पे होंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। ये हमने कल की क्लास में बात की थी। आई होप जिन बच्चों ने कल की वीडियो देखी उनको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तो क्या होगा उससे बेटा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। क्यों? आपको पहले से ही पता है कि ये हमारे लेवल से इस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है, ये हमें काम करना है, ये हमारी अथॉरिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी एक वर्किंग है, ये हमारा लेवल है, अल्टीमेटली हमें पहले से पता है। इजीली and effectively administration can take place in the organization. Fine. And when effective administration can take place in the organization, so ultimately expansion and growth of the organization cannot be stopped. क्यों? क्योंकि अगर आपका काम एक सीरियल में चल रहा है, आपका काम एक क्लैरिफाइड रिलेशनशिप शो कर रहा है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाता है, जहां पे हम फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। फाइन, सो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है, ग्रोथ होगी, प्रॉफिट मिलेगा, ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगा, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम तक मार्केट में सरवाइव कर पाएगा, आपका सर्वाइवल भी होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसमें एक 8 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंशन होगा, आपकी ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगी, आप एक्सपैंड कर सकते हो बिजनेस को। ग्रोथ होगी, ग्रोथ क्यों होगी? क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, ठीक है। एंड आपका जो सर्वाइवल है फॉर लॉन्ग रन, आपका जो सर्वाइवल है वो आपका लॉन्ग रन के लिए हो जाएगा। फाइन, अब देखिए मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने दूसरा पॉइंट किया, फिर मैंने ये वाला पॉइंट किया, फिर मैंने ये वाला पॉइंट किया, देन 4th नंबर, देन 5 नंबर। अब चलते हैं अपने फिर से। अब अगर बेटा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन बेनिफिट्स, इन यस्टरडे क्लासेस वी वर टॉकिंग अबाउट देयर शुड बी
specialization in the organization. How specialization will arise in the organization? If we are going to allocate the job according to the qualification and skills of that person, fine, and if we are going to allocate the task according to the person's skills, so ultimately that person will get expertise in that field and he and she will do that work accordingly. फाइन. एंड जब वो बारी बारी वो काम करेगा तो स्पेशलाइजेशन अल्टीमेटली खुद से आ जाएगा. सो हमने जब कल ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की बात की थी, हमने वहां पे देखा था तीसरा पॉइंट कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इन व्हाट टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय. फाइन. सो अल्टीमेटली अगर उस बंदे को उसके हिसाब से जॉब एलोकेट करोगे तो बेटा क्या होगा, वो बंदा स्पेशलाइजेशन हो जाएगा. एंड स्पेशलाइजेशन कैसे होगा, जब आप एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करोगे. सो आपने मैंने एक एग्जांपल से भी समझाया था कल आपको, अगर एक बड़े टास्क को आप छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आप उसका एक पार्ट उस बंदे को एलोकेट करा पाते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, एक्सपर्टीज है ना. तो हम क्या करेंगे बेसिकली, तो हम इस तरीके से हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन किसकी वजह से होता है, इफ वी आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में अगर मैं कीवर्ड दूं आपको, मैं दूंगी बेटा एक तो जॉब के पार्ट्स कर लो, मैं स्मॉल पार्ट्स कर लो एंड उसको एलोकेट करो, असाइन करो ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स ऑफ द पर्सन. फाइन. सो अल्टीमेटली स्पेशलाइजेशन बेनिफिट हमें यहां से देखने को मिलेगा कि एक बड़ी जॉब को पहले छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो एंड उसको असाइन कर दो अकॉर्डिंगली. अब अगर आप ये काम कर पाओगे तो बेटा अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बंदे होंगे, उनका क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मतलब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 पॉइंट्स कर लिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 6 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 7 पॉइंट. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब यहाँ पे क्या, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट. कैसे, अगर आप एक बंदे को बारी बारी जो बंदा वही काम परफॉर्म कर रहा है उसको आप एक्सपर्टीज आ गई है उस काम में, वो स्पेशलाइज्ड हो गया, आप उसको उसके हिसाब से जॉब एलोकेट करा रहे हो. सो अल्टीमेटली दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी हैप्पी इन द ऑर्गेनाइजेशन, विल फील हैप्पी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड विल फील सेटिस्फाई ऑल्सो. क्यों, क्योंकि वो उस काम में महारत हासिल कर चुका है. बारी बारी इसको वो काम प्रोवाइड कराओगे, दोगे, असाइन करोगे तो अल्टीमेटली उसका वहां पे डेवलपमेंट हो जाएगा और ह्यूमन रिसोर्स हमारा अच्छे से काम कर पाएगा. सो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल भी कैसे होगा, इफ वी आर परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. एंड लास्ट, अडॉप्शन टू चेंज. अब देखिए, ये मैं अभी रुकी हुई थी इस पॉइंट पे, रीजन भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे. चलिए देखिए, अब अगर हम बात करते हैं बेटा अडॉप्शन टू चेंज. अडॉप्शन टू चेंज कैसे होता है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर हमारा एक खुद से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है. फाइन. अब जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, इट मीन्स क्योंकि स्टैब्लिश करता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप. तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको क्रिएट हो जाता है तो इसमें आराम से चेंज हो पाता है. अगर आपको लगता है ये बंदा यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए तो इफेक्टिवली आप उसको मैनेज कर सकते हैं. तो अडॉप्शन टू चेंज इज इजी इफ वी आर परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. पहली बात. दूसरी बात, वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वेरी मच वॉलेटाइल इन नेचर, दैट इज वेरी मच फ्लेक्सिबल इन नेचर. बारी बारी चेंज आते हैं इसमें. सो अल्टीमेटली वी नीड टू अडॉप्ट दैट चेंज अकॉर्डिंगली सो दैट वी कैन गेट द सक्सेस इन द मार्केट. ऐसी होता है. अब ये हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले पार्ट में भी चेंज करना पड़ेगा. जैसे जैसे बाहर का एनवायरमेंट चेंज होगा, हमें अंदर भी चेंज करना पड़ेगा. सो बेसिकली दिस पॉइंट इज कंप्लीटली लिंक्ड विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर्किंग एंड दिस पॉइंट इज लिंक्ड विद बिजनेस एनवायरमेंट. फाइन. सो अडॉप्शन टू चेंज इज इजी इफ वी आर परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. आई होप ये क्लियर है. डन. चलिए अब आते हैं बात नेक्स्ट पॉइंट की. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. मैंने आपको अभी बताया था प्रीवियसली एक AWS एग्जामिनेशन हुआ था फॉर PGT पोस्ट इन बिजनेस स्टडीज. ठीक है, गवर्नमेंट की वैकेंसी थी जिसमें हम आर्मी स्कूल में एज ए टीचर हम मतलब ज्वाइन करते हैं. अगर हम वहां क्लैरिफाई कर पाते हैं, उस पेपर को क्वालिफाई कर पाते हैं एंड सेकेंडली इंटरव्यू प्राप्त कर पाते हैं तो वैकेंसी के अकॉर्डिंगली. लाइक चलिए, अब उसमें भी इस पॉइंट से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो इसीलिए आप जो भी टॉपिक कर रहे हैं उसको अच्छे से करके चलिए सो दैट आपको फ्यूचर में भी हेल्प मिले. देखिए,
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, मैं कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स दूंगी जो आपके मल्टीपल काइंड ऑफ क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं, जो आपके AWS के एग्जाम में पूछा गया था। फ्रेमवर्क, what is organizational structure? This is a framework. This is not the blueprint, this is not the document, this is nothing. What is this? Basically this is a framework within which managerial and operational tasks are performed. very important एक framework है organizational structure, जिसमें managerial and operational tasks क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। क्योंकि आप कई बार सोचोगे मैम इसकी किसके लिए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, बेसिकली बेटा ये दोनों के लिए होता है, वेदर वी आर परफॉर्मिंग मैनेजरियल फंक्शंस और वेदर वी आर परफॉर्मिंग ऑपरेशनल फंक्शन, ठीक है, ये हमें दोनों में हेल्प करता है, ऐसा फ्रेमवर्क है। क्यों? क्योंकि वर्किंग रिलेशनशिप बताता है बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए। ये क्या है, नेटवर्क ऑफ पोजीशंस है, ठीक है, एक नेटवर्क है, मतलब कि ऐसे ये नेटवर्क है, एक दूसरे को जोड़ रहा है एक दूसरे से, ठीक है, एक नेटवर्क है, इसमें विद इन द पोजीशन, कौन सी पोजीशन, एक पोजीशन यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। नेटवर्क ऑफ पोजीशन, responsibility and authority at different levels, level number 1, level number 2, level number 3, इनमें नेटवर्क हो रहा है, लिंक्ड हो रहे हैं लेवल्स, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या बता रहे हैं कि इस बंदे के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, इस बंदे के पास अथॉरिटी थोड़ी सी कम है, इस बंदे के पास अथॉरिटी सबसे कम है। सेम, इस बंदे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है, इस बंदे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम है, एंड इस बंदे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे कम है, पर इसका जो काम है वो सारा कंसेप्चुअल है एंड इसका जो काम है वो सारा टेक्निकल है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट आपको बताता है नेटवर्क ऑफ पोजीशन हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें बना के देता है, किसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी का, क्योंकि वो रिलेशनशिप हमारा बताता है किसमें, एट ऑल द लेवल्स, ठीक है, कि कौन कहाँ पे रिसाइड कर रहा है, ठीक है। एंड जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है दैट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। अब आपको दिमाग में आएगा मैम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता कैसे बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर created automatically if we are performing the organizing function in the organization। कैसे, देखिए आपने प्रीवियसली बात की है, जैसे हमारा एक लेवल यहाँ पर है, एक लेवल यहाँ पे है, एक लेवल यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, हमने यहाँ पे अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन किया। क्यों? क्योंकि हम इनको जॉब असाइन करेंगे तो उसके लिए हमें अथॉरिटी भी देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना पड़ेगा, ये हमने पहले बात कर ली थी, ठीक है। तो इनको लिंक करेगा तो अपने आप ये क्या क्रिएट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसको और कुछ नहीं कहते, हमने बोल दिया, हमने जॉब असाइन कर दी, हमने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, एलोकेट कर दिया, ठीक है, हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर दिया। व्हाट इज दिस बेसिकली, दीज ऑल टर्म्स आर क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाई वी कैन से adoption of change is easy if we are performing the organizing function in organization। Why? Because organizational structure created automatically if we are performing this particular function in the organization। Fine, I hope इतना क्लियर है। आज की क्लास छोटी रखेंगे, एक और चीज भी डिस्कस करनी थी, वो करके वाइंड अप करते हैं। देखिए अब आई होप आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाती हूँ बारीक बारीक पॉइंट भी, ताकि आपको, मैंने बोला है मुझे रट्टा नहीं कराना है, अब आपको याद रहेगा जहां भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप देखेंगे, नेटवर्क है ना, फ्रेमवर्क एंड क्रिएटेड ऑटोमेटिक, ये तीन टर्म्स हैं, तीन वर्ड्स हैं। आपको बुक में इससे ज्यादा कोई वर्ड नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपके कोई भी एमसीक्यू आ जाए आप उसको आराम से कर सकते हैं। कौन कौन से टास्क परफॉर्म कराता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का असाइनमेंट कराता है, ठीक है, उसका लेवल बताता है, एंड मैनेजरियल और ऑपरेशन टास्क को परफॉर्म कराता है, ठीक है। चलिए अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेटा दो तरीके के होते हैं। नंबर वन, आपके सिलेबस में दो तरीके के, दो होते काफी तरीके के हैं। नंबर वन फंक्शनल, शॉर्ट में लिखने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। आप देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फंक्शनली जो हमारे किस पे डिपेंड करता है बेटा, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन डिफरेंट होता है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज मेरा ऑर्गेनाइजेशन एक मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, उसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ए बी सी डी ई। हमारा वहां पे होता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ हमारा होता है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। चीजें हम बनाएंगे, चीजें हम बेचेंगे, फिर हमें पैसे की जरूरत भी पड़ेगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर हमें लोग भी हायर करने पड़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट।
हमें हो सकता है मार्केट से रिलेटेड को रिसर्च भी करानी हो, रिसर्च डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसके जो काम है वो क्या क्या है, उसके हिसाब से उसके काम है बेटा ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन करना। ठीक है, प्रोडक्शन करने से पहले उसको मार्केट से रिसर्च करनी पड़ेगी, मार्केट रिसर्च अकॉर्डिंगली वो नीड एंड वांट्स डालेगा कंज्यूमर की, फिर वो उसको प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट बनाने के बाद वो उसको बेचेगा एंड कुछ एडवर्टीजमेंट भी करेगा। ठीक है, एंड जब उसे इन सब चीजों के लिए लोग चाहिएंगे, क्योंकि उसको ह्यूमन रिसोर्स करेगा सारा काम, तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिएगा जिसको हम बोलते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट भी। ठीक है, एंड इसमें हम बोलते हैं सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, मुद्रा, पैसा, तो अल्टीमेटली फाइनेंस डिपार्टमेंट शुड बी। तो बेटा ये वाला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इसने अपना काम 5 पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया। तो हमने इसको बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स, फाइनेंस, एचआर एंड रिसर्च डिपार्टमेंट। सो अल्टीमेटली जब आपने फंक्शंस, वर्किंग, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के थ्रू जब आपने अपने पूरे कामों को बांट दिया, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है जहां पे हमारे पास प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होते हैं, 1 और 2। अगर हमारे पास बेटा मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, या हमारी प्रोडक्ट लाइन कह लो बहुत बड़ी है, तो ये वाला फंक्शन यूज नहीं होगा। ठीक है, इसके बेनिफिट्स एंड इसके डीमेरिट्स हम कल पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात कर लेते हैं। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं बेटा दूसरे की, दैट इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिवीजन के अकॉर्डिंग। से सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन में डील करता है। ठीक है, से सपोज उसने बोला कि हम तो टेक्सटाइल में भी डील करते हैं, कपड़ों में। ठीक है, टेक्सटाइल में भी डील करते हैं, हम डील करते हैं कॉस्मेटिक में भी, हम डील करते हैं एसेसरीज में भी, और हम डील करते हैं सपोज ग्रोसरीज में भी। ठीक है, अब इसने बोला कि जब मैं अलग अलग प्रोडक्ट की बात करता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रोडक्ट को अपना एक डिवीजन मान के चलूंगा। से सपोज जब मैं टेक्सटाइल क्या करूंगा, टेक्सटाइल में भी मुझे क्या जरूरत होगी बेटा, मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट की जरूरत होगी, पैसा चाहिएगा, मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जरूरत होगी, बनाऊंगा, मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की भी जरूरत होगी, बेचूंगा भी। ठीक है, मुझे रिसर्च भी करनी पड़ेगी मार्केट से। ठीक है, एंड मुझे लोगों की जरूरत भी होगी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की। तो उसने बोला मैं अपने एक प्रोडक्ट का एक डिवीजन पूरा बना दूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक प्रोडक्ट डिवीजन है, एक मेरे पास प्रोडक्ट है, उसके मैं सारे डिपार्टमेंट अलग अलग सेट कर दूंगा। तो उन्होंने एक बना दिया। अब कॉस्मेटिक में भी सेम इसको डिपार्टमेंट की जरूरत होगी, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे यहाँ कॉपी हो जाएंगे। फिर इसको एसेसरीज में भी जरूरत पड़ेगी, सारे डिपार्टमेंट्स के यहाँ भी कॉपी हो जाएंगे, एंड ग्रोसरीज में भी इसके डिपार्टमेंट यहाँ कॉपी हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में जब उसको कोई और प्रोडक्ट ऐड करना होगा, सपोज इफ ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू ऐड सम अनदर प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट लाइन, तो वो यहाँ पे ऐड करके उसका अलग से डिपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो उसके जो ऑलरेडी बने हुए डिपार्टमेंट है, ऑलरेडी बने हुए डिवीजन है, उसमें उसको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। फाइन, सो ये इस तरीके से डिवीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वर्क करता है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन के पास मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन होती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, एंड वो क्या चाहता है कि एक डिवीजन में एक को एलोकेट कर दो। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इसमें लास्ट में बता देती हूँ, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या दिक्कत आती है कंपनी को बेटा, उनको रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट तो अलग अलग लोग, अलग अलग फाइनेंस मैनेजर, अलग अलग सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोग, अलग अलग पर्सनल, अलग अलग रिसर्च टीम, अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो अल्टीमेटली
यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है, टाइम भी ज्यादा लगता है, बट यहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी बात नहीं डाल पाते हैं। टेक्सटाइल अपने ऑर्गेनाइजेशन में खुद की सक्सेस के लिए खुद जिम्मेदार होगा, कॉस्मेटिक अलग होगा, एक्सेसरीज अलग होगा, ग्रोसरीज अलग होगा, स्टेशनरी अलग होगा। फाइन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझा दिया है, मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इन टुमारोज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम बेनिफिट्स एंड सम डिमेरिट्स ऑफ बोथ द स्ट्रक्चर्स एंड वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ऑर्गेनाइजिंग बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट हमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर हम इजी वे में उसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इट विल गुड। वेट चलिए, थोड़ा बड़ा टेक्निकल इशू है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।